हेलो क्लास 12th। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने हिंदी के पाठ्य पुस्तक की कथा संकलन से लाटी नामक कहानी को पढ़ेंगे। लाटी शिवानी द्वारा रचित कहानी है। शिवानी हिंदी साहित्य की सशक्त एवं लोकप्रिय कथाकार गौरापंत शिवानी का जन्म 1923 ईस्वी में राजकोट गुजरात में हुआ। शांति निकेतन और कलकत्ता विश्वविद्यालय से आपने शिक्षा प्राप्त की। मानवीय संवेदनाओं की कुशल पारखी शिवानी आधुनिक काल की लोकप्रिय कथाकार हैं। पर्वतीय जनमानस से आपकी विशेष संबद्धता रही है। देश की शीर्ष पत्र पत्रिकाओं में आपकी कहानियाँ निरंतर प्रकाशित होती रही हैं। मनोरंजक कहानियाँ लिखने में आप सिद्धहस्त हैं, जिन्होंने आपको विशेष लोकप्रिय बनाया है। 21 मार्च 2003 को नई दिल्ली में आपका स्वर्गवास हो गया। लोकप्रिय कथाकार शिवानी के प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं विषकन्या, लाल हवेली, पुष्पहार, 4 दिन, अपराधिनी, करिए क्षमा। आपके प्रसिद्ध उपन्यासों में 14 फेरे, शमशान, मायापुरी, कृष्णकली, भैरवी आदि प्रमुख हैं। मधुयामिनी, लाल हवेली, चिलगाड़ी और करिए क्षमा आपकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। शिवानी की कहानियों की भाषा साहित्यिक, परिमार्जित एवं परिष्कृत हिंदी है, जिसमें संस्कृत शब्दों की बहुलता है। उनकी कहानियों के पात्र उच्च सामाजिक स्तर वाले हैं, इसलिए उनकी भाषा आधुनिक पढ़े लिखे समाज के व्यक्तियों की भाषा है। पात्रों के अनुरूप भाषा में अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है। सती कहानी की भाषा सटीक मुहावरों के साथ चित्रात्मक, कवित्वपूर्ण और मधुर है। भाषा में आलंकारिक छटा देखते ही बनती है। शिवानी की कहानियों में वर्णनात्मक शैली की प्रधानता है, लेकिन पाठकों की रोचकता वृद्धि के लिए उन्होंने चित्रात्मक, आत्मकथात्मक, वार्तालाप, हास्य व्यंग्यात्मक आदि शैलियों का प्रयोग भी किया है। सती कहानी की शैली आत्मकथात्मक है। कहानी की वर्णनात्मकता, चित्रोपमता एवं हास्य व्यंग्य के पुट ने उसके सौंदर्य में 4 चाँद लगा दिए हैं। शिवानी की कहानियों के विषय पर्वतीय समाज से जुड़ी समस्याओं, प्रथाओं एवं मनोभावों से संबद्ध है। उनकी कहानियों में यथार्थ जीवन के अनुभवों का पुट दिखाई पड़ता है। उनकी कहानियाँ घटना प्रधान या चरित्र प्रधान होती हैं। इसमें अंत तक रोचकता बनी रहती है। शिवानी की कहानियाँ मनोरंजन करने के साथ साथ उद्देश्यपूर्ण भी हैं तथा पाठकों को एक संदेश भी देती हैं। ये सीधे और शालीन ढंग से सामाजिक रूढ़ियों और आडंबरों पर प्रहार करती दिखाई पड़ती हैं। पात्रों के व्यक्तित्व का प्रभावी चित्रण भी उनकी कहानियों की विशिष्टता है। उनके स्त्री पात्र प्रायः पहाड़ी स्थानों से जुड़े हुए सुंदर एवं आकर्षक देहयष्टि वाले हैं। हिंदी कहानी में उनका योगदान प्रशंसनीय कहा जा सकता है। लाटी लंबे देवदारों का झुरमुट झुक झुक कर गोठिया सैनिटोरियम की बलैया सी ले रहा था। कांच की खिड़कियों पर सूरज की आड़ी तिरछी किरणें मरीजों के क्लांत चेहरों पर पड़कर उन्हें उठा देती थी। मौत की नगरी के मुसाफिरों के रोग जीर्ण
पीले चेहरे सुबह की मीठी धूप में क्षण भर को खिल उठते। आज टीबी, सिरदर्द और जुकाम खांसी की तरह आसानी से जीती जाने वाली बीमारी है, पर आज से कोई 20 साल पहले टीबी मृत्यु का जीवंत आह्वान थी। भुआली से भी अधिक मांग तब गोठिया सैनिटेरियम की थी। काठगोदाम से कुछ ही मील दूर एक ऊंचे पहाड़ पर गोठिया सैनिटोरियम के लाल लाल छतों के बंगले छोटे छोटे गुलदस्तों से सजे थे। 3 नंबर के बंगले का दोगुना किराया देकर कप्तान जोशी स्वयं अपनी रोगड़ी पत्नी के साथ रहता था। बंगले के बरामदे में पत्नी के पलंग के पास वह दिन भर आराम कुर्सी डाले बैठा रहता था। कभी कभी अपने हाथों से टेम्परेचर चार्ट भरता तो कभी समय देखकर दवाइयाँ देता। पास के बगल के मरीजों की बड़ी तृष्णा और चाव से सेवा करता था कप्तान जोशी। कभी उसके आनंद चेहरे पर झुंझलाहट या खींच की अस्पष्ट रेखा भी नहीं उभरती। कभी ये घुंघराले बालों को ब्रश से संवारता, बड़े ही मीठे स्वर में पहाड़ी झोड़े गाता, जिनके मिठास में तिब्बती बकरियों के गले में बंधी बजती रुनकती घंटियों की सी छुनक रहती। पहाड़ी मरीज बिस्तरों पर पुकार कर कहते, वाह कप्तान साहब। एक और कप्तान अपने पलंग से घुली मिली सुंदरी बानो की ओर देख बड़े लाड से मुस्कुरा देता। बानो का गोरा चेहरा बीमारी से एकदम पीला पड़ गया था और उसकी बड़ी बड़ी आँखें और भी बड़ी बड़ी हो गई थी। शांत तरल दृष्टि से बीमारी से वह कप्तान को दिन रात टुकुर टुकुर देखती रहती। विवाह के 2 वर्ष पश्चात यही उनका वास्तविक हनीमून था, जहाँ न अम्मा, चाची और ताई की शासन की लगाम थी, न नई बहू के घूंघट की बंदिश। पिंजड़े की चिड़िया आज़ाद कर दी गई थी, किंतु अब उसके कमज़ोर डैनों में उड़ने की ताकत नहीं थी। कप्तान उसकी दुर्बल तप्त हथेली को अपनी कसरती मुट्ठी में बड़े प्यार से दबाकर सहलाने लगता तो उसकी सीख सी कलाई की सोने की चूड़ी सर सर कर कोहनी तक सरक जाती। उन दिनों गोठिया का डॉक्टर एक अधेड़ स्विस था। एक दिन उसने कप्तान को अकेले में बुलाकर कहा, कप्तान तुम अभी जवान हो, यह बीमारी जवानी की भूखी है। मैं देख रहा हूँ तुम जरा भी परहेज नहीं बरतते। मरीज की भूख को दवा से जीतना होगा, मोहब्बत से नहीं। क्षण भर को सब समझकर कप्तान लाल पड़ गया। उसके बूढ़े पिता के भी कई पत्र आ चुके थे और माँ ने रो रो कर चिट्ठियाँ डाल दी थी। मेरे 10-20 पूत नहीं है बेटा, यह बीमारी सत्यानाशी है। पर कप्तान पहले की तरह अलमस्त डोलता, कभी बानों के चिकने केशों को चूमता, कभी उसकी रेशमी पलकों को, कभी पास के प्राइवेट वार्ड की गुमान सिंह की मालदार की गोल मटोल पत्नी से मजाक करता। सैनिटोरियम की मनहूस जिंदगी के काले आकाश में रोबदार ठकुरानी ही एकमात्र द्युतिमान तारिका थी। भरे भरे हाथ पैर की चिकने चेहरे पर सदा मुस्कान बिखेरती वह पूरे सैनिटोरियम की भाभी थी। उसके स्वास्थ्य के दुर्गम दुर्ग में भी न जाने बीमारी का घुन किस आरक्षित छिद्र से प्रवेश पा गया था। टीबी लगने की पीड़ा से कहराती हुई वह अपनी कदर्प गालियों का अक्षय भंडार खोल देती। कभी लक्ष्यपति ससुर को लक्ष्य बनाती, है हमारे बुढ़ज्जू आधी कुमायूं के छत्रपति, पर बहू तिथाड़ा शमशान को जा रही है तो उनकी बला से। दुम उठाकर जिसे देखा वही बदजात नर से मादा निकला। ऐ शाबाश, क्या पंच के स्टैंडर्ड का सेंस ऑफ ह्यूमर है। भाभी तबीयत बाग कर दी। कप्तान कहता, एक मारा खशम है साला।
पी के धुत होगा किसी गोरी मेम को लेकर। 2 महीने से हरामी झांकने भी नहीं आया। दाढ़ी जा रहे की ठठरी उठेगी तो मजाल मैं भी सुहाग उतारूं। क्यों भाभी, क्यों कोस रही हो? कप्तान हंसकर कहता। कप्तान जोशी 3 नंबर के बंगले का 2 गुना किराया देकर स्वयं अपनी रोगड़ी पत्नी बानो के साथ रहता था। वह दिन भर बानो के पलंग के पास आराम कुर्सी डाले बैठा रहता था तथा नियमित रूप से टेम्परेचर और समयानुसार उसे दवाई देता था। नित्य निकट आती मृत्यु ने बानो को चिड़चिड़ा बना दिया था, परंतु कप्तान एक स्नेहमयी माता के समान हंसकर उसकी हर जीत पूरी करता। कहा जाता है कि टीबी के मरीज से थोड़ी दूरी व साथ खाने पीने से बचना चाहिए, परंतु कप्तान बानो की सेवा बिना किसी परहेज व सावधानी से बरते करता रहता है। डॉक्टर व माता पिता द्वारा बानो की मृत्यु हो जाने की संभावना व्यक्त करते हुए कप्तान को समझाया जाता है, परंतु फिर भी वह यथार्थ को झुठलाकर अपने सहज व्यावहारिक चेष्टाओं तथा बानो के प्रति अगाध व निश्चल प्रेम को ज्यों को त्यों बनाए रखता था। प्रौढ़ा नेपाली भाभी की सदाबहार हंसी से खिलखिलाती आंखें छलक उठी। शाबाश है कप्तान बेटा, तुझे देखकर मेरी छातियों में दूध उतर आता है। कैसी सेवा कर रहा है तू। और एक हमारे हैं कुतिया के जने, मिले तो मूछें उखाड़कर हरामी के मुंह में ठूस दूँ। कप्तान हंसते हंसते दोहरा हो जाता। मूछें उखाड़कर मुंह में ठूसने की बात कुछ ऐसी जम जाती कि वह भागकर बानो को सुनाता। नेपाली भाभी के पति की असंख्य मोटरें अल्मोड़ा नैनीताल को घेरे रहती। चाय के बगीचों का अंत न था, किंतु उनके वैभव ने पत्नी के प्रति प्रेम और मोह की बेड़ियां काट दी थी। 1 वर्ष में वे एक बार भी उसे देखने नहीं आए। एक दिन कप्तान ने देखा नेपाली भाभी की खांसी बहुत बढ़ गई है। खांसी का दौरा सा पड़ा और कप्तान भागकर देखने गया तो देखा रक्त के कुंड के बीच नेपाली भाभी की विराट गेहुआ देह निष्प्राण पड़ी थी। पति की मूछों को उसके मुंह में ठूसने के स्वप्न अधूरा ही छोड़कर भाभी चली गई थी। कुछ दिनों तक कप्तान उदास हो गया। बानो की बड़ी बड़ी आंखों में भी उदासी के डोरे पड़ गए। जब ऐसी हंसती खेलती लाल लाल भाभी को मौत खींच ले गई तो हड्डियों का ढांचा मात्र बानो तो हवा में उड़ती रुई का फाया थी। भाभी की मौत आकर जैसे उन दोनों के कान में कह गई थी कि जिंदगी कुछ ही पलों की है। उन अमूल्य पलों के अमृत स्वरूपी रस की अंतिम बूंद भी उन दोनों को छोड़ना मंजूर न था। नित्य निकट आती मौत ने बानो को चिड़चिड़ा बना दिया था, पर जैसे इकलौते जिद्दी दुर्बल बालक की हर जिद को स्नेहमयी माता हंस खेलकर झेल लेती हैं, वैसे ही कप्तान हठीली बानो की हर जिद पूरा करता। कभी वह खिली चांदनी में बाहर जाने को मचलती तो अपनी खाकी और कोट में उसे लपेटकर अपनी देह से सटाए लंबी चीड़ की छाया में बैठा रहता। नेपाली भाभी के पति वैभवी व्यापारी व्यक्ति थे। उनका यही व्यापार उन्हें अपनी पत्नी के प्रति उदासीन बना देता था। एक दिन नेपाली भाभी की खांसी का दौरा इतना बढ़ जाता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। नेपाली भाभी की मृत्यु कप्तान को अचानक उस सत्य का आभास करवा देती है जिससे वह जानकर भी अनजान बना रहता है। वह सोचता है कि जब ऐसी गोल मटोल व हंसती खेलती भाभी को मौत खींच ले गई तो हड्डियों का ढांचा मात्र बानो तो हवा में उड़ती रुई का फाया सा है। यह विचार कप्तान और बानो को जीवन की क्षणिकता से रूबरू करा देता है। बानो से विवाह के ठीक तीसरे ही दिन छोड़कर उसे बसरा जाना पड़ा। उन 3 दिनों में खाकी वर्दी में कसे 6 फुटी शरीर और भूरी भूरी मूँछों को देखकर बानो उससे जितना ही कटी कटी छिपी फिरती वह उसे पाने को उतना ही उन्मत्त हो उठता। उसे देखते ही वह अपनी मेहंदी लगी नाजुक हथेलियों से लाज से गुलाबी चेहरा ढक लेती। दूसरे दिन बड़ी कठिनता से कप्तान
उसके मुंह से धीमी फुसफुसाहट में उसका नाम कहलवा पाया। बहुत धीमे स्वर में ही प्रण निवेदन की भूमिका बांधनी पड़ी थी, क्योंकि पास के कमरे में ही ताऊ जी लेटते थे। क्या नाम है तुम्हारा? उसकी तीखी ठुड्डी उठाकर कप्तान ने पूछा था। बानो। उसके पतले होठ हिलकर रह गए। राम राम, मुसलमानी नाम, कप्तान ने हंसकर छेड़ दिया। सब यही कहते हैं, मैं क्या करूं? बानो की आंखें छलक उठी। मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था, कितना प्यारा नाम है। पहाड़ी नाम भी कोई नाम होते हैं? भला, सरुली, परुली, रमा, खष्टी। वह बोला। कितने साल की हो तुम बानो? इस आषाढ़ में मुझे 16वां लगेगा। बानो ऐसे उत्साह से बोली जैसे उसने आधी जिंदगी पार कर ली हो। कप्तान का दिल भर आया। अपनी खिलौने सी बहू को उसने खींचकर हृदय से लगा लिया। पहले वह अपने ताऊ और पिता से सख्त नाराज हो गया। कहाँ वह ठसकेदार बाका कप्तान और कहाँ हाई स्कूल पास छोकरी को उसके पल्ले बांध कर रख दिया। पर बालिका बानो की सरल आँखों का जादू उस पर चल गया। तीसरे दिन ही उसे बसरा जाना था। कप्तान बानो से विदा लेने गया तो कोने में बैठी छलियाँ कतर रही थी। उसकी पलकें भीगी थी और पति की आहट पाकर उसने घुटनों में सिर डाल दिया। झट से झुककर कप्तान ने उसका माथा चूम लिया। उसका गला भर आया। 3 दिन की ताजी सुंदरी नववधू को इस तरह छोड़कर जाना कप्तान को दुश्मन की गोलाबारी से भी भयंकर लगा। इसके बाद 2 वर्षों तक कप्तान युद्ध की विभीषिका में भटक गया। बर्मा और बसरा के जंगलों में भटक कर उसके साथी बहसी बन गए थे। गंदे अश्लील मजाक करते। फौजी अफसरों में कप्तान ही सबसे छोटी उम्र का था। बर्मा के युद्ध से स्तब्ध सड़कों पर चप्पल बर्मी रमणियों के कुटिल कटाक्षों का अभाव नहीं था। फिर भी कप्तान अपनी जवानी को दांतों के बीच जीभ सी बचाता सेत गया। 2 साल बाद घर पहुंचा तो दुनिया बदल चुकी थी। उन 2 वर्षों में बानो ने 7 नंदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के होज बीने, पहाड़ों की नुकीली छतों पर 5-5 शेर उड़द पीसकर बड़ियाँ तोड़ी। कभी सुनती उसके पति को जापानियों ने कैद कर लिया है, वह कभी नहीं लौटेगा। सास और चचिया सास के व्यंग्य बाण उसे छेद देते। वह घुलती गई और एक दिन क्षय का तक्षक कुंडली मारकर उसकी नन्ही सी छाती पर बैठ गया। उसे सैनिटोरियम भेज दिया गया। दूसरे ही दिन कप्तान बानो को देखने चल दिया तो घर वालों के चेहरे लटक गए। कप्तान जोशी को विवाह के तीसरे ही दिन बानो को छोड़कर बसरा जाना पड़ा। 3 दिन की सुंदर नववधू को इस तरह अचानक छोड़कर जाना कप्तान को दुश्मन की गोलाबारी से भी भयंकर लगता है। उस समय बानो की आयु 16 वर्ष की थी। कप्तान बसरा से 2 साल बाद घर लौटता है। घर की स्थिति संपूर्णतः बिगड़ चुकी थी। उन 2 वर्षों में बानो ने 7 नंदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के होज बीने, पहाड़ों की नुकीली छतों पर 5-5 शेर उड़द पीसकर बड़ियाँ आदि तोड़ी। ससुराल वालों द्वारा उसे मानसिक प्रताड़नाएँ भी दी गई। उसका पति जापानियों द्वारा कैद कर लिया गया है, वह कभी नहीं लौटेगा। सास और चचिया सास और नंदों के व्यंग्य बाण उसे अंदर तक कचोट देते। वह घुलती गई और एक दिन क्षय का तक्षक कुंडली मारकर उसकी छाती पर बैठ गया। क्षय रोग के चलते ससुराल वालों द्वारा बानो को सैनिटोरियम भेज दिया जाता है। उन दिनों सैनिटोरियम में एक अत्यंत क्रूर नियम था। रोगियों को उनकी अंतिम अवस्था जानकर उन्हें घर भेज दिया जाता था। सैनिटोरियम में मृत्यु का प्रवेश निषिद्ध था। नेपाली भावुक की मृत्यु के बाद कप्तान और बानो मातम में डूब गए। चौथे दिन वे फिर हनीमून मनाने लगे। अपनी साड़ियों का बॉक्स निकलवा कर बानो ने कई साड़ियों पर इस्त्री करवाई। बड़ी देर तक दोनों ने पैसेंस खेला, पर शाम होते ही बानो मुरझाने लगी। दिन भर उसे दस्त आ रहे थे और टीबी के मरीज को दस्त आना खतरे से खाली नहीं होता।
डॉक्टर दलाल आया। उसने कप्तान को बाहर ले जाकर कमरा खाली करवाने का नोटिस दे दिया। कल ही ले जाना होगा। आई गिव हर टू डू 3 days, इससे ज़्यादा नहीं बचेगी। कप्तान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। घर जाने का प्रश्न नहीं उठता था। 3 रस भरे महीनों की मीठी धरोहर को वह घर की करवाहट से अछूता ही रखना चाहता था। भुआली के पास ही एक चाय की दुकान के नीचे साफ सुथरा कमरा मृत्यु का पासपोर्ट पाए बानों जैसे अभागे मरीजों के लिए सदा बाह फैलाए खुला रहता था। सैनिटोरियम छोड़कर हम कल दूसरी जगह चलेंगे बानो, यहाँ साली तबीयत बोर हो गई है। बड़े उत्साह और आनंद से कप्तान ने भूमिका बांधी, पर बानो का चेहरा फक पड़ गया। वह समझ गई कि आज उसे भी नोटिस दे दिया गया। बड़ी रात तक कप्तान उसके गालों के पास अपना चेहरा ले जाकर गुनगुनाता रहा, बानो मेरी बन्नी बन्नू। फिर जब बानो को नींद आ गई तो वह भी अपने पलंग पर जाकर सो गया। सुबह उठा तो बानो पलंग पर नहीं थी। सोचा घिसटती बाथरूम तक चली गई होगी। जोश आने पर वह काफ़ी दूर तक चल लेती थी। बड़ी देर तक नहीं लौटी तो वह घबरा कर उठा। बानो कहीं नहीं थी। भागकर वह मरीजों के पास गया। डॉक्टर आया, नर्सें आई, चौकीदार आया, पर बानो कहीं नहीं थी। सैनिटोरियम में आज पहली बार ऐसे अनहोनी घटना घटी थी। दूसरे दिन बड़ी दूर रथी घाट पर बानो की साड़ी मिली। मृत्यु के आने से पूर्व वह अभागी स्वयं ही भागकर मृत्यु से मिलने चली गई। कप्तान जोशी बानो को देखने के लिए गोठिया जाता है। वहाँ के एक प्राइवेट वार्ड के बरामदे में लेटी बानो को देखकर उसका कलेजा मुंह को आ जाता है। इन 2 वर्षों में बानो 6 रोग के कारण सूख कर और भी बच्ची बन गई थी। कप्तान को देखकर उसकी आंखें खुली ही रह जाती है और फिर उनमें से आंसू बहने लगता है। कहने और सुनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। बानो के बहते आंसुओं ने सारी उलाहनों को कप्तान के समक्ष व्यक्त कर दिया। सैनिटोरियम में एक अत्यंत ही क्रूर नियम था। रोगियों को उनकी अंतिम अवस्था जानकर उन्हें घर भेज दिया जाता था। बानो को दिन भर 10 आना टीबी के मरीज के लिए खतरे से खाली नहीं होता। इसीलिए डॉक्टर दलाल द्वारा कप्तान को कमरा खाली कर घर जाने का नोटिस दे दिया जाता है। कप्तान बनावटी बात कहकर बानो से चलने के लिए कहता है। बानो समझ जाती है कि उसका भी अंतिम समय निकट आ गया है। कप्तान देर रात तक बानो को बहलाता रहा और फिर बानो को नींद आ गई तो कप्तान भी अपनी पलंग पर जाकर सो गया। सुबह होते ही बानो के गुमशुदा होने की खबर चारों ओर फैल जाती है। दूसरे दिन बड़ी दूर रथी घाट पर बानो की साड़ी मिलती है। अभागी बानो मृत्यु से पूर्व ही मृत्यु से मिलने चली जाती है। बानो की साड़ी नदी के घाट से मिलना उसके द्वारा आत्महत्या करने का संकेत देती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बानो ने डूबकर आत्महत्या कर ली थी। शोक से पागल कप्तान उसकी साड़ी को छाती से चिपटाए फिरता रहा, किंतु मर्द की जवानी जाड़े की भयंकर लंबी रात के समान है जो काटे नहीं कटती। 1 ही साल में उसका फिर विवाह हुआ। अब के ताऊ और पिता ने खूब ठोक पीट कर बहू छाटी। ऊंची, अगली, गोरी और MA पास। कप्तान की नई पत्नी के पिता थे मेजर जनरल और 40 तमगे लगाकर उन्होंने कन्यादान किया तो कप्तान बेचारा सहम कर रह गया। प्रभा इकलौती लड़की थी। फिर दूजू की बीवी थी जो बादशाह की घोड़ी से कम नहीं होती। उसके 100 नखरे उठाता कप्तान हंसना, खिलखिलाना और मौज मस्तियाँ सब भूल कर रह गया। 4 साल में कप्तान को 2 बेटे और 1 बेटी देकर प्रभा ने धन संचय की ओर ध्यान लगाया। 16 सालों में कप्तान के बैंक बैलेंस में रुपयों और नोटों की मोटी तह जमा कर दोनों नैनीताल घूमने गए। कप्तान की थोड़ी सी तोंद निकल आई थी। चेहरा अभी भी मस्ताना था, पर मूँछों में अब वह ऐंठ नहीं रह गई। कनपटी के आसपास बाल सफ़ेद हो चले थे। 2 जवान लड़कों को कमीशन मिल गया था। बेटी मिरांडा हाउस में पढ़ रही थी। नैनीताल आकर कप्तान के दिल में एक टीस सी उठी। काश गोदाम से चलकर गोठिया देखा और वह गुमसुम सा हो गया।
नैनीताल के ग्रैंड होटल में दोनों टिके। प्रभा बोली, चलो डार्लिंग, पहाड़ का इंटीरियर घूमा जाए, भुआली चलें। चिकन सैंडविच, रोस्ट मुर्ग पैक करवाकर उसने अपनी फिएट गाड़ी भुआली की ओर छोड़ी। बगल में दामी चंदेरी साड़ी और बिना बाहों के ब्लाउज से अपने मांसल शरीर की गोरी दमक बिखेरती प्रभा बैठी। भुआली की एक छोटी सी दुकान देखकर प्रभा ने गाड़ी रुकवा दी। इसी दुकान में आज एकदम पहाड़ी स्टाइल में कलई के गिलास में चाय पियेंगे हनी, वह बोली। कप्तान अब मेजर था, मेजर की डिग्निटी कहाँ जाएगी, वह बोला। भाड़ में, कहकर प्रभा अपनी पेंसिल हिल की जूतियाँ चटकाती दुकान में घुस गई। काठ की एक बेंच धुएं और कालिक से काली पड़ गई थी, उसी को झाड़ कर दोनों बैठ गए। पहले कुछ देर को पहाड़ी दुकानदार भौचक सा रह गया। लकड़ी के धुएं से एकदम काली केटली में चाय उबल रही थी। खूब गर्म, 2 गिलास चाय लाओ प्रधान, मेजर ने पहाड़ी में कहा और दुकानदार का मुंह खुला ही रह गया। ऐसी अंग्रेजी बोलने वाला अनोखा जोड़ा पहाड़ी कैसे हो गया, वह सोचने लगा। वह चाय बना ही रहा था कि अलग अलग करते वैष्णवियों के दल ने भीतर घुसकर दुकान घेर ली। ओहो गुरु, भलदा भलदा भलदा, कहकर वैष्णवियों के हेड ने बड़े प्रभुत्वपूर्ण स्वर में 16 गिलास चाय का ऑर्डर दे दिया। हेड वैष्णवी बड़ी ही मुखर और मर्दानी थी, इसी से शायद मर्दाने स्वर में बोल भी रही थी। सोचा, बामड़ जीव की ही दुकान की चाय छोरियों को पिलाऊंगी, आज एकादशी है। क्यों नहीं, दुकानदार बोला। अरे लाटी भी आई है। अरे कहाँ जाएगी अब भागी, वैष्णवी ने कहा। प्रभा और मेजर की दृष्टि एक साथ ही लाटी पर पड़ी। कुत्सित बूढ़ी अधेर वैष्णवियों के बीच देवांगना सी सुंदर लाटी अपनी दाड़िम सी दंत पंक्ति दिखाकर हंस दी। मेजर का शरीर शून्य पड़ गया, स्वस्थ होकर जैसे साक्षात बानो ही बैठी थी। गालों पर स्वास्थ्य की लालिमा थी, कान तक फैली आँखों में वही तरल स्निग्धता थी और गूंगी जीह्वा पर गूंगापन चेहरे पर फैलाकर उसे और भी भोला बना रहा था। हाय, क्या यह गूंगी है? माय गॉड, हॉट ब्यूटी, प्रभा बोली। हाँ सरकार, यह लाटी है, दुकानदार ने कहा और मेजर के दिल पर आ गिरी भारी पत्थर की चट्टान उठ गई। क्या नाम है जी इसका? प्रभा मुग्ध लाटी को ही देख रही थी। नाम जो होगा वह तो बह गया मीम साहब, अब तो लाटी ही इसका नाम है, हेड वैष्णवी ने कहा। हमारे गुरु महाराज को इसकी देह नदी में तैरती मिली, जीभड़ी इसकी कट कर कहीं गिर गई थी। राम जाने कौन था वह, गले में मंगलसूत्र था, ब्याह हो गया होगा। फिर हमारा गुरु महाराज इसको गुरु मंत्र दिया। भयंकर 6 रोग था, एक एक शेर खून उगलता था, पर गुरु की शरण में आया तो सब रोग शोक ठीक हो गया इसका। लाटी जीभ दिखा। धू कर लाटी ने भुवन मोहिनी हंसी हंस दी। जीभ नहीं दिखाई, सब कुछ समझती साली, बस खाती है 2.5 शेर। सब भूल गया, हमारा ऑर्डर भी नहीं मानता। असंतुष्ट स्वर में मैदानी वैष्णवी बोली। ओ माय गॉड, अपने आदमी को भी भूल गई क्या? प्रभा बोली। जो था सो था, इसको कुछ याद नहीं, खाली फीक फीक कर हंसती है। हरामी, अब प्रभु इसका मालिक और प्रभु इसका सहारा है। हाँ गुरु, कितना पैसा हुआ? हेड वैष्णवी ने पैसे चुकाए और उसका दल अलख बजाता उठ खड़ा हुआ। लाटी बैठी ही रही। मेजर एकटक उसे देख रहा था। यह वही बानो थी जिससे डॉक्टर दलाल और कक्कड़ जैसे प्रसिद्ध विशेषज्ञों की मृत्युंजय औषधियाँ भी स्वस्थ नहीं कर सकी थी। उठ साली लाटी, हेड वैष्णवी ने हल्की सी ठोकर से लाटी को उठाया। एक बार फिर अपनी मधुर हंसी से मेजर का हृदय बिंद कर लाटी उठी और दल के पीछे पीछे चल दी। काश उसके भोले चेहरे से गाल सटाकर मेजर कह सकता, मेरी बानो बन्नी बन्नो। शायद उसकी गूंगी जबान के नीचे दबी उसकी गूंगी पिछली जिंदगी बोल उठती। पर मेजर जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल आया था। पीछे लौटकर बिछड़ों को लाना सबसे बड़ी मूर्खता होती। 2 जवान बेटे और बेटी, राष्ट्रपति के सहभोजों में चमकते उसकी शानदार दूसरी बीबी, गरीब गूंगी लाटी का आना कैसे सह सके। उठो डार्लिंग, लंच गर्म पानी में करेंगे, प्रभा ने कहा और मेजर उठ खड़ा हुआ। कुछ ही पलों में वह बूढ़ा और खोखला हो गया था। बानो मर गई थी, अब तो वह लाटी थी। प्रभु अब उसका मालिक और प्रभु ही उसका सहारा था।
जब कप्तान को पूरा विश्वास हो गया कि बानो अब इस दुनिया में नहीं है, तो घर वालों के जोर देने पर वह दूसरा विवाह कर लेता है और दूसरी पत्नी प्रभा से उसे 2 बेटे एवं 1 बेटी है और वह कप्तान से मेजर बन जाता है। लगभग 16 वर्ष बाद नैनीताल में वैष्णवियों के दल में उसे लाटी मिलती है, जो यथार्थ में बानो थी। अधेड़ वैष्णवियों के बीच बानो जब लाटी के रूप में मिलती है तो मेजर उसे पहचान लेता है। पता चलता है कि गुरु महाराज ने अपनी औषधियों से इसका क्षय रोग ठीक कर दिया था, लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी स्मरण शक्ति और आवाज़ दोनों चली गई। अब न तो वह बोल पाती थी और न ही उसे अपना अतीत याद है। वह वैष्णवियों के दल के साथ चली जाती है और मेजर स्वयं को पहले से अधिक बूढ़ा और खोखला महसूस करने लगता है। हर कहानी का अपना एक उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य का कुछ भी नहीं होता। तो शिवानी द्वारा रचित लाटी कहानी घटना प्रधान व आदर्श प्रेम पर आधारित कहानी है। यह कहानी महिला त्रासदी पर आधारित है। इस कहानी में लेखिका ने समाज की असंवेदनशीलता को अत्यंत सहज रूप में चित्रित किया है तथा साथ ही कहानी में मध्यम वर्गीय समाज में पति की अनुपस्थिति में रहने वाली स्त्री के जीवन की मार्मिकता को भी उजागर किया है। लेखिका ने इस यथार्थ का भी उद्घाटन किया है कि वर्तमान समय में महिला ही महिला का शोषण करती है। लेखिका समाज की रूढ़िगत मानसिकता को बदलना चाहती है कि जिस बहू को लोग अपने घर की लक्ष्मी बनाकर लाते हैं, उसके साथ जानवरों जैसा क्रूर व्यवहार करने लगते हैं, जो कि मानवीय दृष्टिकोण से अनुचित कार्य है। घर आई बहू को वही प्रेम व स्नेह देना चाहिए जो अपनी स्वयं की बेटी को दिया जाता है। लेखिका ने यह भी स्पष्ट किया है कि क्षय रोग अर्थात टीबी असाध्य रोग नहीं है। रोगी को किसी सैनिटोरियम में भेजने के बजाय विशेष देखभाल कर सहयोग व प्रेम से बचाया जा सकता है। पति के बिना स्त्री का ससुराल में कोई मान सम्मान नहीं होता तथा उसे शारीरिक व मानसिक यातनाओं का शिकार होना पड़ता है। इसी समस्या से पाठकों को अवगत कराना लेखिका का मुख्य उद्देश्य है। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक लाटी बानो के जीवन की व्यथा को अभिव्यक्त करने में पूर्णतः सफल है, क्योंकि संपूर्ण कहानी बानो के इर्द गिर्द घूमती है। अतः कहानी का शीर्षक चरित्र प्रधान है। अपनी संक्षिप्तता, मौलिकता व कौतूहलता के चलते लाटी शीर्षक पाठक के मन में आरंभ से अंत तक जिज्ञासा का प्रतिपादन करते हैं। लाटी कहानी की कथा वस्तु मध्यम वर्गीय पहाड़ी परिवार से संबंधित है, जो विस्तृत न होकर संकुचित परिवेश में ही अपनी व्यापकता को गंभीर बनाने में सक्षम है। कहानी बानो पर केंद्रित है। बानो का विवाह कप्तान जोशी से होता है, परंतु किन्हीं कारणों के चलते उसे विवाह के 3 दिन बाद ही बानो को छोड़कर युद्ध पर जाना पड़ता है। कप्तान के जाने के पश्चात उसे ससुराल वालों की कठोर व कटु प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती है। इसके दुख में घुलते घुलते उसे क्षय रोग हो जाता है। 2 वर्षों बाद कप्तान जब घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि घर वालों द्वारा बानो को टीबी सैनिटोरियम भेज दिया गया है। कप्तान बानो की दिन रात सेवा करता है, परंतु रोग उसका इतना बढ़ जाता है कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। बानो अपनी मृत्यु के निकट आने का आभास कर एक दिन नदी में कूद जाती है। कप्तान द्वारा ढूंढने पर भी वह कहीं नहीं मिलती। घर वालों के दबाव के चलते कप्तान को प्रभा से दूसरा विवाह करना पड़ता है। कप्तान और प्रभा 16 वर्षों के बाद नैनीताल घूमने जाते हैं तो एक चाय की दुकान पर अचानक बानो लाटी के रूप में जीवित मिलती है, परंतु कप्तान द्वारा उसे पुनः अपनाने की असमर्थता लाटी की त्रासदी को कप्तान की त्रासदी में परिवर्तित कर देती है।
अतः कहा जा सकता है कि कहानी का घटनाक्रम व उपसंहार सुनियोजित ढंग से हुआ है, जिसमें प्रवाह और गतिशीलता अंत तक कथावस्तु में बनी रही है। आकर्षण, रोचकता व मार्मिकता कहानी का विशेष गुण है।